वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोरोना वायरस, जिसने दुनिया में तबाहियाँ मचा दी थी और अभी भी कोरोना वायरस जो है वो ख़तरनाक हैगा। मुझे याद है कि मैं जब सऊदी अरब में था और ताइफ में था तो मैंने कोरोना के केसेस देखे थे और उस वक्त कोरोना की जो टाइप थी उसको हम मर्स के नाम से कहते थे, यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से, जिसमें कोरोना से कई मौत हुई थी। और मुझे अभी तक भी याद है कि एक मेरा दोस्त इजिप्शियन डॉक्टर था जिसकी डेथ भी कोरोना से हुई थी। तो कोरोना जो है उसकी मैं पहले थोड़ी सी तारीख आपको बता दूं। पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हर वायरस जो होता है वो ख़तरनाक नहीं होता। कुछ वायरस जो होते हैं कि वो बेजर भी होते हैं, इतने ख़तरनाक नहीं होते। जैसे राइनो वायरस हैगा जो कि कॉमन कोल्ड करता हैगा, लेकिन कुछ वायरस जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। कोरोना लफ्ज़ लातीनी वर्ड हैगा जिसके मायने हैं ताज के, और 1960 से लेके अब तक कोरोना जो है वो तकरीबन 7 किस्म के जो टाइप जो है वो कोरोना के आ चुके हैं। और जो कि ज़्यादातर जब तहकीक़ात की गई तो पता चला कि ये परिंदों और जानवरों के ज़रिए इंसानों में लगे होंगे। कोरोना जो है वो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि रिसर्च के हिसाब से ये तकरीबन हवा में जो है वो 3 घंटे तक रहता हैगा। और 2002 में ये चाइना में, साउथ चाइना में पहली मरतबा निकला और उसके बाद क्या कहते हैं ये स्प्रेड करके फरवरी में ये कुछ ज़्यादा केसेस हो गए उधर चाइना में। लेकिन ये ज़्यादातर ये जो केसेस थे चाइना में ये महदूद रहे चाइना और फार ईस्ट तक, जिससे जिसको हम सार्स के नाम से कहते हैं। सार्स जो है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये निज़ाम तनफ़ुस को नुकसान पहुंचाता था और ख़ास तौर पे निमोनिया करता था। सार्स से जो है तकरीबन 8,000 अफराद मुतासर हुए, जिसमें से 774 लोगों की जान की बाजी हार गए। फिर उसके बाद 2012 में एक बार फिर हमलावर हुआ और जिसको मर्स के नाम से कहते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस कर रहा था कि मैंने ताइफ में ये केसेस देखे थे। मर्स का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें भी जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये निज़ाम तनफ़ुस को जिसने जो नुकसान पहुंचाता था और साथ में ये भी जो है ये निमोनिया करता था। फिर ये 2014 में ये 2 केसेस जो है वो अमेरिका में रजिस्टर हुए और उसमें भी यही पता चला कि ये दोनों जो पेशेंट थे ये कुछ दिन पहले ही जो है वो सऊदी अरब से वापस आए थे। तो इसका मतलब है चांसेस यही है कि ये केसेस जो अमेरिका में जो पाए गए ये ज़्यादातर सऊदी अरब के केसेस से, यदि सऊदी अरब की वजह से लगे और वो उन्होंने अमेरिका में बीमार हुए तो पता चला। अच्छा, सऊदी अरब में जो केसेस 2017 तकरीबन सऊदी अरब में जो केसेस टोटल जो डायग्नोस हुए वो तकरीबन 2178 के करीब थे, जिसमें से 810 की अमवात हो गई। अच्छा, ये ज़्यादातर ये केसेस जो है वो रियाद, हफरुल बातिन और ताइफ में थे। जो सऊदी अरब के बारे में जानता है तो उनको पता होगा कि ये शहर किन किन जगहों पे है। अच्छा, इसके अलावा ये कि 2015 में एक बार फिर कोरिया में ये कोरोना वायरस दोबारा डायग्नोस हुआ और उसके बाद 2015 के बाद और 2019 में के आखिर में अब ये दोबारा ये कोरोना नए सिरे से आया और ये इसकी जो शिद्दत थी वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। ये अब तक ये जो 2019 में ये के आखिर में जो कोरोना वायरस हुआ ये एक चाइना के एक शहर वुहान से निकला और ये भी तहकीकात से पता चला कि ये भी परिंदों और जानवरों से इंसान में लगाएगा। और अब तक की जो डेथ रेट हैं वो मैं आपको बता दूं कि 22 जून तक तकरीबन
कोरोना के जो है वो 54,62,95,340 केसेस अभी तक डायग्नोस हो चुके हैं, जिसमें थे 63,44,577 की डेथ हो चुकी है। और टोटल जो पेशेंट जो रिकवर्ड हुए हैं वो तकरीबन 52,20,10,094 केसेस जो है ये अभी तक जो है वो रिकवर हो चुके हैं। लेकिन इन फिगर में जो है ना वो अभी भी फर्क आता जा रहा है। रोज अगर आप फिगर उठा के देखें, WHO का आप रिकॉर्ड आके देखें, तो आपको पता चलता है कि इसमें रोज ही दिन में जो कोई है वो चेंजेस आ रही होती है। यदि अभी तक ये क्या कहते हैं बीमारी हो रही है और अभी तक भी डेथ हो रही है। सबसे ज़्यादा जो डेथ थी वो अमेरिका, रशिया, यूरोप में थी, और फिर इंडिया में भी काफ़ी डेथ हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इसके मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर रहा। उधर डेथ हुई लेकिन इतनी डेथ नहीं हुई जो कि दूसरों के मुल्कों में हुई थी। अब इसके वजूहत मैंने आपको बता दी कि क्या वजूहत है। वजूहत यही है कि ये एक वायरस है, कोरोना वायरस, और इसके अब क्या साइन सिम्टम होते हैं। इसके साइन सिम्टम ये होते हैं कि इसके या तो माइल्ड केसेस में आता है या फिर ये कि सीवियर केसेस में आता है, या मॉडरेट या सीवियर केसेस में आता है। माइल्ड में ये होता है कि नज़ला जुकाम, जैसे गले की तकलीफ, बिल्कुल इसी तरीके का जैसे कि कॉमन कोल्ड में होता है। फिर आदमी को जो है ना वो जनरलाइज वीकनेस फील होती है, टायर्डनेस होती है। और यकीन कीजिएगा कि टायर्डनेस जो होती है वो इतनी होती है कि आदमी से कदम भी चलना जो है वो मुश्किल होता है। फिर और दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट है, चिल्स है, हेडेक है, बॉडी एक है, और खुदा ना खास्ता जब ये लंग्स पे पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद जो है ये फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाती है। बच्चों में भी इसी तरीके की अलामत है, लेकिन ये कि बच्चों में क्या कहते हैं अलामत जो है वो बड़ों के मुकाबले में कम होती है। अच्छा, ये देखा गया है कि ये जो अलामत हैं ये जितनी उम्र ज़्यादा होती है उसमें ये अलामत ज़्यादा थी, और जिनकी उम्र कम थी उनकी अलामत यानी कम थी। अब क्या होता है कि तकरीबन कुछ केसेस जो है वो रिकवर हो जाते हैं, और कुछ केसेस जो है वो 4 हफ्ते हो जाते हैं, वो भी रिकवर नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा भी ये भी है कि कुछ कोरोना के केसेस ऐसे भी होते हैं जो कहलाते हैं साइलेंट जो होते हैं। साइलेंट का मतलब ये कि उनमें कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन वो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता ही नहीं है कि ये केसेस को ये कोरोना अफेक्टेड है या नहीं है। जब आप उनसे बातें कर रहे हैं तो चांसेस यही हैं कि ज़ाहिर है जिसको अगर कोरोना है तो वो फिर आपको कोरोना के चांसेस हैं कि लग जाएगा, क्योंकि ये एयरबॉर्न वायरस है। स्नीजिंग और कफ से और बात करने से भी लग सकता है। अगर आपने SOPs में अमल नहीं किया तो ज़ाहिर है कि चांसेस हैं कि ये बढ़ेगा। अब क्या होता है कि उम्र के साथ साथ ये बीमारी के भी चांसेस ज़्यादा होता है, और बीमारी भी इसकी की कंडीशन भी जो साइन सिम्टम होते हैं वो उसके बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा ये कि जो पेशेंट जैसे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो पेशेंट जिनको डायबिटिक है, वो पेशेंट जो किडनी डिजीज़ वाले हैं, उनको जो है उनकी शिद्दत जो है वो कोरोना में ज़्यादा होती है। और जैसे ऐसा है कि जिसमें इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV की जो पेशेंट हैं उनकी में जो अगर खुदा ना खास्ता कोरोना लग गया तो उनकी जो है शिद्दत वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अच्छा, क्या इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है वो 3 से 14 दिन का होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ये एक्सपोजर टू द पेशेंट है। मतलब ये कि अगर आप किसी पेशेंट से जो कोरोना का पेशेंट है और आपको नहीं पता, या ये कि अगर आप किसी से कांटेक्ट में रहते हैं और 3 और 14 के दरमियान में, जो 3 से 14 के दरमियान में आपको ये जो है वो लग सकता है। तो इसके अलावा ये है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता है कि कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें यही है कि लंग्स में ये अफेक्टेड होता है, और उसके बाद ये फिर ये नमूनिया पैदा करता है।
इसके अलावा ये कि ये क्लॉट बनाता है, क्लॉट बनाने के बाद ये लंग्स में भी क्लॉट आ सकता है। फिर इसके बाद ये कि मल्टीपल ऑर्गन जो है ना वो इसकी ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा लंग्स में भी, लिवर भी में भी अफेक्ट पड़ सकता है, किडनी के अलावा और दूसरे पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। फिर इसके अलावा ये कि कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और इसके अलावा ये है कि हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से ये पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ना जाए, और उसको कोशिश करें कि ट्रीट करने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं कि क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चले गया तो फिर तो इसका इलाज यही है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना पड़ता है। कि जाहिर है वेंटिलेटर पे जब अगर पेशेंट चले जाते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं पेशेंट के सर्वाइवर के। अब कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, इसका तरीका ये है कि हम स्वाब लेते हैं, जो कि नेज़ोफेरिंक्स स्वाब लेते हैं, और हम इसको पीसीआर के जरिए जो है वो चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि इसके डब्ल्यूबीसी कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, और दूसरे एंजाइम हम चेक करते हैं कि वो कितने उसके एंजाइम्स हैं। फिर हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं। एक्सरे ये देखते हैं कि पता चले कि कहीं लंग्स में कोई नमूनिक पैच वगैरह तो नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको सीटी भी कराना पड़ता है, क्योंकि कुछ पैचेस ऐसे हैं जो आम एक्सरे में नहीं पता चलते, तो फिर वो जाहिर रहेगा कि और ज़्यादा उसका सेंसिटिविटी देखने के लिए जो है फिर वो हमें सीटी भी करानी पड़ती है, और सीटी से फिर पता चल जाता है कि ये नमूनिक पैच है या नहीं है। अब क्या करते हैं ये कि इसका इलाज क्या आएगा। इलाज ये है कि देखिए अगर माइल्ड है, जैसे माइल्ड में ये जैसे नज़ला जुकाम है, तो एक तो कोशिश ये करें कि अपने आप को रिलैक्स रखें, पैनिक में जाने की कोशिश ना करें। ट्रीटमेंट में ये है कि आप घर पे अगर हैं तो पहले स्टीम इनहेलेशन लिया आपने, उसके बाद ये कि रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की। उसमें रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आप जो है वो क्या कहते हैं ये करें कि बैलून को आप फुलाएं, तकरीबन 15-20 बैलून जो है या तो सुबह को वक्त फुलाएं, दोपहर के वक्त फुलाएं और रात को फुलाएं। साथ में ये है कि फिर आप डीप ब्रीथ लें और लंबी लंबी सांसें अंदर खींचें। फिर उसके बाद ये है कि आप थोड़ा सा चेस्ट पे मसाज करें, हाँ, और पीछे की तरफ और आगे की तरफ, ताकि कोई सिक्रीशन वगैरह है तो वो जमी हो तो वो फिर निकले। स्टीम इनहेलेशन बहुत ज़रूरी है। फिर आप अपना ओरल इंटेक बढ़ाइए। ओरल इंटेक में कोशिश करें कि गरम गरम चीज़ें पिएँ, यखनी पिएँ, सूप पिएँ, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, और जितना हो सकता है कि गरम गरम चीज़ें ज़्यादा लें, ताकि आपकी या तो बलगम अगर वो थिक है तो वो भी पतली होके निकल जाएगी। फिर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये क्या पेन रिलीविंग के लिए जो है वो आप लेंगे दवाई। ज़ाहिर है कि जिस्म में इतना शदीद दर्द हो रहा होता है तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके लिए यही है कि आप सेफ दवाई लीजिए। आप जैसे एसिटामिनोफेन है, जिसे टाइनॉल कहते हैं, वो आपने ले ली, या पेनाडोल ले ली, या ब्रूफेन ले ली, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि फिर हम साथ में जो है दूसरी सप्लीमेंट दवाई भी लेते हैं, जैसे जिंक ले ली, सर्वेक्स जिंक ले ली आपने, जिंक टैबलेट, साथ में विटामिन डी ले ली। उसके बाद ये है कि विटामिन सी ली। तकरीबन विटामिन सी जो है वो 1000 मिलीग्राम जो है आपको डेली लेनी पड़ेगी, और उससे ये कि एक तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आपकी, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये फ़ायदा करेगी। फ्रेश फ्रूट आपको खाने होंगे, और साइट्रस फ्रूट जितने हैं वो ज़्यादा और भी बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। ड्राई फ्रूट आप लीजिएगा, ठीक है ना। अब कलौंजी आप ले सकते हैं। कलौंजी का तो खैर कुरान शरीफ में भी जिक्र रहेगा, तो वो आप ले सकते हैं। डेट्स आप खा सकते हैं, जो मरीज जो डायबिटिक नहीं है वो लोग ले सकते हैं। इसके बाद ये कि फ्रेश जूसेस आप लें। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एहतियात क्या करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि घर में आपके पास पल्स ऑक्सीमेट्री होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमेट्री एक छोटा सा एक आला रहेगा, आप उसको ये करेंगे
کہ فنگر میں لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آکسیجن کتنی آئے گی. نارملی جو ہوتی ہے وہ آکسیجن 95 سے 100 تک ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اس میں جب خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے لنگس میں تو یہ جو ہے نا آکسیجن کم ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے گا کہ آکسیجن کم ہو تو پھر آدمی ایک تو ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہوگی، اس کی اپنے آپ کو کنفیوژن میں رہے گا، پھر اس کے بعد اس کو نیند نہیں آئے گی، بے چین سا رہے گا. تو ایک یہ الگ چیز آئے گی. اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ؟ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں کے بعد بھی، اور جب اگر خدا نہ خواستہ اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے گا کہ میرا مشورہ یہی ہے گا کہ آپ فوراً اسپتال میں ER میں جانا پڑے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جب آکسیجن آپ کی کم ہوئی تو پھر آپ کو آکسیجن کے خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ سکتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اگر آپ ہاسپٹل جائیں گے تو پھر فردر دوسرے انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہیں، جس میں بلڈ کے ٹیسٹ اور ساتھ میں چیسٹ ایکس رے یا CT بھی ہو سکتا ہے گا، ECG بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کی جو کمپلیکیشن اس میں تو ہارٹ کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. سوری. اس کے علاوہ یہ ہے گا کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو نوبت پڑے خدا نہ خواستہ اسپتال جانے کی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر اسپتال جانا ہی پڑ گیا تو پھر وہاں دوسرے علاج ہوتا ہے گا. مثلا یہ کہ ظاہر ہے وہ لوگ آئی لائن مینٹین کرتے ہیں، پھر آپ کو آکسیجن بھی دیتے ہیں، پھر آپ کو ساتھ میں اینٹی وائرل انجیکشن بھی دیں گے، پھر اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی دیں گے، پھر اس کے بعد خون کو پتلا کرنے کے لیے بھی انجیکشن دیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ضرورت پڑتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی سیکنڈری انفیکشن ہو تو پھر اس میں اینٹی بائیوٹک بھی دیتے ہیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر یہ مانیٹر کر کے رکھتے ہیں گے آپ کو. تو ظاہر ہے کہ مانیٹر کریں گے آپ، وہ چیز مانیٹرنگ تو نہیں ہو سکتی گھر میں جو کہ اسپتال میں ہو سکتی ہے گی. تو خدا نہ خواستہ میں نہیں کسی کو یہ کہوں کہ کسی کے اللہ کرے ایسی نوبت ہی نہ آئے اور پیشنٹ جو ہے وہ گھر تک ہی صحت مند ہو جائے. اب یہ ہے کہ مختلف قسم کی WHO نے جو ہے وہ اس میں احتیاط یہی کرنی ہے کہ ایک تو SOPs پہ عمل آپ کریں. مطلب یہ کہ تقریباً 6 فٹ تک کا ڈسٹینس رکھیں، ماسک آپ پہنیں، زیادہ کراؤڈیڈ ایریا میں مت جائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنی ریگولر ایکسرسائز کریں، لیکن خشک جگہ پہ یعنی اچھا کھلی جگہ پہ آپ جا کے ایکسرسائز اپنی کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب تو کبھی تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کورونا لگا کس سے. ایون کہ لوگ بینک جا رہے ہیں، بینک سے ہاتھ پہ لگا، ہاتھ سے آپ کا منہ میں چلے گیا یا ناک میں چلے گیا آپ کا، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا، اور پتہ چلا کہ صاحب آپ کے سمٹم جو ہے وہ کورونا کے شروع ہو گئے. تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جی. خاص طور پہ جو شخص باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے. ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے گا کہ شخص باہر نہ نکلے. آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، بینک بھی جا رہے ہیں، اپنے آفس بھی جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ کہاں سے کس جگہ سے لگ جائے. کیونکہ ہر وقت بہت کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی سے غلط چک ہو سکتی ہے گی. تو یہ سب چیزیں احتیاط کرنی پڑیں گی. ماسک آپ کو لازمی ہے گا، یہ سب چیزیں کریں، ڈسٹینس رکھیں، ہاتھ بار بار سینسیٹائزر اپنی جیب میں رکھیں، اور ہاتھ بار بار آپ کہیں کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہاتھ اپنا ہینڈ سینسیٹائزر سے صاف کریں. پھر اس کے علاوہ یہ گا کہ WHO نے جو ہے وہ کئی طرح کی ویکسین کو جو ہے وہ اپروو کیا ہوا ہے گا، جس میں جانسن اینڈ جانسن ہے، ماڈرنا ہے گی، فائزر کی ہے گی، سائنو فارم ہے، سائنو ویکس ہے، اور ایسٹرا کے نام سے ہے گی. تو ظاہر ہے کہ کوشش کریں کہ جس کے ویکسین نہیں لگی وہ اپنی ویکسینیشن کرائے. اب پہلی ویکسین ہوتی ہے، اس کے بعد پھر 1 مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ یا 28 دن یا 30 دن کے بعد جو ہے دوسری ویکسین لگتی ہے. اب تو بوسٹر ڈوز بھی لگنی شروع ہو گئی ہے گی. اور ابھی آج ہی جو ہے وہ مجھے ایک میرے دوست نے میسج بھیجا ہے گا خان ہاسپٹل سے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہے گا. انہوں نے جو ہے وہ میسج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا خان ہاسپٹل والوں نے، جو کہ 22 تاریخ کا نوٹیفیکیشن ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ کیسز تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اور ابھی ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے گا جس کو ڈیلٹا اینڈ لیمڈا کے نام سے کہلا رہے تھے. ایک ڈیلٹا ہے اینڈ دوسرا جو ہے وہ
لیمڈا کے نام سے آیا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، جو کہ کف اور فیور بھی نہیں کرتا، سیدھے نیزوفیرنکس میں بھی نہیں جاتا، سیدھے لنگس میں جاتا ہے گا، اور جس کی وجہ سے جوائنٹ پین، اپر بیک پین، اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا لنگس میں جانے کی وجہ سے نمونیا کے چانسز بہت ہوتے ہیں، جنرلائز ویکنیس ہوتی ہے، اور بھوک بھی نہیں لگتی اس میں. تو اس کی جو ہے وہ ڈیتھ کے جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور ایون کہ کورونا سے بھی زیادہ ہیں گے. تو یہ تو بہت ہی اس کو احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو ایک تو اس کو ڈائگنوز بھی کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ نیزوفیرنج میں نہیں لانچ کرتا پہلے، کیونکہ جب پی سی آر کرتے ہیں تو ہم وہ سواب جو لیتے ہیں وہ نیزوفیرنج کا لیتے ہیں، لیکن اس میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہے. تو یہ جب لنگس کا ایکس رے ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ سوری نمونیا کا اٹیک ہو چکا ہے گا. تو احتیاط کیجیے گا، ایس او پیز پہ عمل کریں، اپنا خیال کریں، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.